जी मलिक साहब, थैंक यू जी। कैसे हैं जी? वेलकम टू Alhamdulillah. पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन. Thank Thank you you जी। so much for coming here, taking all the time. I knew you had a very busy schedule, but उसके लिए आपने टाइम निकाला and I'm really grateful. So first I would like कि जी आप अपना थोड़ा सा अपना तारुफ अगर करा दें उनके लिए जिनके लिए शायद. श्योर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्लेजर टू बी हियर जी। थैंक यू, आपने टाइम दिया, टाइम पे बुलाया हमें, तो इसके लिए भी शुक्रिया। आई एम अ वेटनेरियन बाय माय बेसिक एजुकेशन, बीन वर्किंग इन पाकिस्तान सिंस 2010। यहाँ पे एक फीड कंपनी थी बहुत बड़ी माशाल्लाह उनके साथ। देन आई मूव्ड आउट टू यूएई। 12-13 साल हो गए हैं मुझे वहीं पे काम करते हुए। एंड आई एम वर्किंग इन अ जेनेटिक्स कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएस, और उनके साथ आई हैव मैनेज्ड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। सो ये सारे रीजन्स मैनेज करना, डेयरी फार्मिंग, बीफ फार्मिंग, और कुछ गवर्नमेंट्स के साथ पर्टिकुलरली फिलीपींस, श्रीलंका, हल्का फुल्का हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ भी ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, फ्यूचर ऑफ जेनेटिक्स, रूरल फार्मिंग। हमारी एक अच्छी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी भी है बेस्ड आउट ऑफ यूरोप, उनके साथ इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ऐसे कुछ ममालिक के अंदर क्या ब्रीडिंग पॉलिसीज होनी चाहिए छोटे फार्मर्स के लिए, मिल्क कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो उस सेक्टर के अंदर लोगों के साथ भी काम किया। So how would you compare Pakistan? First we will say in terms of production, then in terms of overall dairy industry. प्रोडक्शन के अंदर तो वो है, तो इट्स नॉट गुड टू एक्सेप्ट बैड थिंग्स समटाइम, बट वी आर नॉट देयर कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो सिमिलर फार्मिंग स्ट्रक्चर के अंदर है। लेट्स से इट दिस वे, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि हमारी डेयरी सेक्टर भी या फार्मिंग सेक्टर 3 सेक्टर्स में है। एक रूरल इकोनॉमी है, एक मिडिल टीयर है 50 से 500 गाय वाला, और एक कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और मिडिल सेक्टर है, ये तो हमारा बहुत फ्लरिश कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो वहीं पे खड़ी है जहाँ पे मैं समझता हूँ आज से 15 साल पहले जब मैं वनडे के बैग बेचने जाता था तब खड़ी थी। वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड ऑन दैट सेक्टर। Regardless, our government has put in a lot of efforts, private sector has put in a lot of efforts, public departments have put a lot of effort, but that sector has not improved compared to our neighbors, compared to other similar countries. अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उनकी भी इकोनॉमी रूरल बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अ वेरी बेसिक पार्ट, और ये तो हमारे नबी पाक का पेशा था। तो उस लिहाज से ये सेक्टर उस साइड पे नहीं जा पाया कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और इसमें वो एक फॉर श्योर एक रीजन तो प्रोडक्शन है, बट दूसरा एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी है, क्योंकि खर्चा तो करना पड़ता है अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स करनी है। वो हमारा छोटा किसान, हमारा छोटा फार्मर, उसके लिए वो गायें, वो उसकी भैंस आज भी कमेटी है जो उसने फैमिली इमरजेंसी में यूज़ करनी है। सो ही हैज़ नेवर फोकस्ड ऑन इन अ प्रोडक्शन कैटेगरी। आप ब्राज़ील को देख लें, आज हमसे कितने नीचे थे, बट दे हैव क्रॉस्ड अस इन मिल्क प्रोडक्शन। हमारे नेबर्स, दे हैव इम्प्रूव्ड अ लीटर ओवर लास्ट 10 years एज अ नेशनल एवरेज, और दे हैव गॉन अप हायर देन अस। सो दिस हैज चेंज्ड। What would be इसी जुमरे में अगर मैं पूछूं कि हमारी neighboring country जिसकी हम मिसाल देते रहते हैं, what were the 3 things they have done to improve the yield, for example? जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। फेडरल गवर्नमेंट, वो एक उनका नेशनल डेयरी प्लान के नाम से, जिस तरह हमारा भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी है। हमारा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पहले देख रहा था इसको, आई बिलीव। सो उन्होंने एक नेशनल डेयरी ब्रीडिंग पॉलिसी, डेयरी पॉलिसी के नाम से, एनडीडीपी बोर्ड के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया। उन्होंने नेशनल पॉलिसी बनाई, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 बनाया। उन्होंने वो पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ स्टेट्स हैं जो डेयरी में, जिस तरह हमारा पंजाब है, वहाँ पे हमारे जो लहंदा उड़ता पंजाब है हमारा, हरियाणा है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फार्मिंग सेक्टर, लाइक आर पंजाब इन पाकिस्तान एज वेल। सो उन्होंने वो सारे स्टेट को वो पॉलिसीज दी। स्टेट्स ने देन उनको अपने लिहाज से एडजस्ट करके, इम्प्रोवाइज करके अपनी नेशनल पॉलिसी, अपनी स्टेट पॉलिसी बनाई। उन्होंने शुरू में जेनेटिक्स इम्पोर्ट की, बट देन दे इन्वेस्टेड अलॉट ऑन कोऑप्स। अगर आप उनके कोऑप्स देखें, हर सूबे की, फॉर एग्जांपल पीडीएफए है पंजाब के अंदर, उसके अंदर तकरीबन 1 लाख गायें हैं। छोटी सी फार्मर्स की एसोसिएशन है, उसके अंदर 1 लाख गायें हैं। अब वो एसोसिएशन उन 1 लाख गाय को उनका फीड भी परचेज कर रही है, उनका वैक्सीन भी परचेज कर रही है, एंटीबायोटिक्स भी परचेज कर रही है, इंपोर्ट भी करना, सीमन वही इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एक बड़ी आवाज़ बन जाती है। सो
they combine their resources into a central platform. अब वो किसानों के साथ, अपने फार्मर्स के साथ, उनको खुद कर्जा भी दे रही है, उनको सपोर्ट भी कर रही है कि बीमारी आई, LSD आई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, they supported their own farmers. तो वो एसोसिएशन खुद अपने किसानों को सपोर्ट करती है. सो एसोसिएशन ही एक तरह से वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी बन जाती है वहाँ पे उनकी, या पॉलिसी सपोर्टिंग बॉडी बन जाती है वहाँ पे. तो दिस हैज़ हेल्प्ड देम अ लॉट इन ग्रोइंग दैट. हमारे मुल्क के अंदर अब कॉर्पोरेट फार्म्स हो गए हैं 20 साल. तो अब तकरीबन 16 के करीब कॉर्पोरेट फार्म्स है. एक नया ग्रुप इस साल आ रहा है, उनके जानवर आ रहे हैं, तो 17 हो जाएंगे अगले साल. आई थिंक सो. छोटे फार्मर को पता है कि इन फार्मर्स के पास क्या है. अभी आप इन बड़े फार्म्स के ऊपर, हम 2 दिन पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, 10-10 लाख 11-11 लाख की बच्चियां बेच रहे हैं ये बड़े बड़े फार्म्स अब. सो और वो छोटा फार्मर ही ले रहा है, 10 गाय वाला, 15 गाय वाला, who can afford for sure. They know the value of these animals. इन काउस की परफॉर्मेंस, इनकी जेनेटिक्स, इनकी हेल्थ उनको पता है. जहाँ तक रही छोटा फार्म हो गया, कमर्शियल फार्म्स हो गए, दे आर ऑलरेडी अचीविंग 22 लीटर्स, 23 लीटर्स, 24 लीटर्स ऑफ मिल्क. छोटा फार्मर आज भी 4 से 7 लीटर के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन हम किस एरिया की बात करते हैं. साउथ में जाएंगे कम है, नॉर्थ में जाएंगे थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर वहाँ पे फीड कॉस्ट भी ज़्यादा है. सो छोटे फार्मर को पता है. मेरा ख्याल है छोटे फार्मर को हमें कन्विंस करने की ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट लेके आए. अब मिसाल मैं देता हूँ, आप बेस्ट जेनेटिक्स ला के दे दे छोटे फार्मर को, वो लगा लेगा. उसने उस गाय के बच्चे को या बच्ची को या उस जानवर को उसने खोलना दिन में 2 दफ़ा या पानी के लिए. उसने वही पट्ठे ला के देने हैं जो उसकी बेगम ने या उसने या उसके किसी बच्चे ने जाके काट के लाने हैं शाम को या सुबह, जिस एक भी टाइम, वो एक ही टाइम देगा. सो उसकी वो प्रैक्टिसेस इंप्रूव नहीं होंगी. बट आपको भी पता है, जब एनिमल की जेनेटिक्स या ब्लड लाइन एक्सोटिक होगी, फॉरेन होगी, पॉस इंडिकस से बाहर जाएगी, तो बीमारियां ज़्यादा आएंगी, चिचड़ भी पड़ेंगे, साड़ू के भी चांसेस ज़्यादा हैं, LSD FMD, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है. तो जब वो बढ़ेगा तो आपने क्या उसकी जेनेटिक्स इंप्रूव की है या आपने उसका रिस्क ऑफ डिजीज इंप्रूव कर दिया? Rather, वही हमने तो यही देखा है कि these animals are meant to milk. Exactly. They will die, but they will never stop milking. Exactly. But then they need those conditions to be milked as well. You can't imagine that. Textile की मिसाल देता हूँ जी. वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़ा ग्रुप है. How they improved their efficiency in textile by putting LED lights on their machines so people can see better. So it's a basic norm. If you give them good feed, if you give them good ventilation, for sure अब छोटे फार्मर के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है. But what can improve his performance? जैसा कि आपने बोला कि वो इन बड़े फार्म्स पे जाके देखेगा कि उसने 3.5-4 लाख रुपए का एक पंखा लिया हुआ है और वो एक पंखा 12 गाय के लिए काम कर रहा है और सारा दिन शावर चल रहा है और फिर हूफ ट्रिमिंग लगी हुई है, नीचे जमीन से वॉल निकलता है मन्योर साफ करने के लिए, गोबर साफ करने के लिए. He cannot apply those and he will think यार ऐ तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि कहते बड़ा खर्चा है. What we need to do is we need to tell him how he can do that with his limited खर्चा economy side के ऊपर. So I think so this is where these institutions should play a critical role in developing that sense of farming in those small farms. For sure sexy मन आएगा, female population increase करने का बहुत अच्छी opportunity है. We need more female population, but हमारे पास वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाला मसला नहीं है कि वो मेल जानवरों को ज़्यादा रिस्क है. सो हम पे तो फतवा नहीं लगेगा इस बात के ऊपर. बट आई थिंक सो दिस इज़ वेयर वी शुड फोकस ऑन बीफ के ऊपर. दिस इज़ वेयर आई थिंक सो वी हैव द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. और अल्हम्दुलिल्लाह मैनी न्यू कंपनीज आर डूइंग इट बीफ के ऊपर. पर्टिकुलरली बीफ के ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास. मिडल ईस्ट it's a difficult market unless we value add our meat. हमारा फायदा ये है कि हम उनके इतने करीब है कि हम चिल्ड मीट भेज सकते हैं. बाकी जहाँ से भी उधर बीफ आता है वो आता है फ्रोजन बीफ फॉर्म के अंदर आता है. सो हम अगर compete करना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन एंगस वहाँ पे आ रहा है, जो ब्राजीलियन नीलोर / ब्राह्मण / हॉल्स्टीन / मिक्स दड़ा मड़ा जैसा हमारा दड़ा मड़ा, तो वो जो बीफ वहाँ पे आ रहा है, अगर हम उस कैटेगरी में जाके फाइट करें, दैट्स वेयर वी कैन गेट हायर रेवेन्यू. या हम सेंट्रल एशिया की मार्केट एक्सप्लोर करें. ह्यूज मार्केट एवेन्यूज. दे पे फॉर गुड प्रोडक्ट, दे पे फॉर प्रीमियम प्राइस, दे पे प्रीमियम प्राइस फॉर गुड प्रोडक्ट. हमारा ऊपर वाला जो पड़ोसी मुल्क है, दे पे एक्सीलेंट प्राइस फॉर गुड बीफ. हॉटपॉट का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में. इफ दैट डेवलप्स इन, देन पाकिस्तान विल आल्सो बी अ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ अ गुड क्वालिटी बीफ. सो दिस इज वेयर आई थिंक सो वी शुड सपोर्ट एंड दीज इंस्टीट्यूशंस शुड आल्सो सपोर्ट कि उन फार्मर्स को फ्री बीफ का सीमन दें
कि जी आप लगाएं जानवर, जो भी पैदा होता है बच्चा बच्ची हम आपसे लेके जाते हैं, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म हो जहाँ से उसको बीफ को बेशक एज अ गवर्नमेंट करें, एज अ पब्लिक एंटिटी करें, एज अ प्राइवेट एंटिटी करें, यू शुड मार्केट दैट बीफ. Talking about Egypt, you mentioned that there is a body which is controlling. I forgot the name. AMPA. Now, how much percentage of the milk is going through the processors and the loose sector in Egypt? Just a round figure. Egypt, I would say confidently that these processors through AMPA control 70 to 80% of milk. Unbelievable. That's so हर bad. फार्मर, Yeah. 50 गाय वाला फार्मर भी, चाहे वो बफलो का चाहे वो गाय, वो एम्पा का हिस्सा है, क्योंकि उसको पता है ना अगर मैं एम्पा में हूँ तो मुझे दूध का रेट मेरा एम्पा सपोर्ट कर देगा. नुकसान भी है क्योंकि जब फीड की प्राइस गिरेगी तो रेट नीचे भी तो अब आएगा. हमारे यहाँ आपने देखा है, you have been through all this history कि जी लूज मिल्क की एक है, जब दूध ज्यादा होता है तो रेट 80 रुपए भी होता है. अभी ये 2 हफ्तों में रेट जिस तरह जी गिरा है, हमारे गवाले ने कल 30 रुपए रेट बढ़ा दिया. 180 रुपए से अभी 130 140 हुआ है. जस्ट बिकॉज कि जी प्रोसेसर्स ने कुछ परचेज कम किए, दूध सरप्लस हुआ है, और जो लूज मिल्क वाले हैं उन्होंने सारे रेट्स गिरा दिए. ऐसे ही है. सो यहाँ पे जो पॉलिसी का एक बहुत बड़ा लकूना है कि जी आप कुछ भी कर सकते हो. देयर इज नो रूल फॉर सेलिंग द मिल्क एज सच. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना जिस तरह पैरेलल इकोनॉमीज होती है ना, हमारी पैरेलल मिल्क मार्केट्स हैं, प्रोसेसर्स हैं और रॉ मार्केट है. और रॉ या हमारा लूज मिल्क जो है दैट स्टिल टेक्स अ बिगर चंक ऑफ द होल सेगमेंट. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल, इफ आई प्रिज्यूम करेक्टली, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दीज मिल्क प्राइसेस, और वो हमेशा फटा ही रहता है. व्हिच इज एक्चुअली ह्यूज बैड एज वेल, ड्रास्टिक. आई थिंक सो जब आप इस तरह की बॉडी की बात करते हैं तब आपको इन गवाला एसोसिएशन या जो भी इस मार्केट की पैसे कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने साथ, क्योंकि एट द एंड आई थिंक सो इन पाकिस्तान इवन टुडे 70% इज रॉ मिल्क और लूज मिल्क, और more than 90%. स्टिल मोर देन 90%. It's still we are हम वही है जहाँ आप छोड़ के गए थे. अच्छा, मैं तो कहता बड़ा अजीब, क्योंकि जितना इन्होंने ये पिछले दिनों दूध के ऊपर कैंपेन की है, क्वालिटी ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क के ऊपर, It was good. It was impressive. जी Really commendable job from PFL especially. बहुत अच्छा टास्क था. मेरा एक वो था कि इससे तो बड़ा अच्छा कंट्रोल होगा, बट आई थिंक सो वी नीड टू ब्रिंग दैट इकोनॉमिक. उस छोटे फार्मर को जब वो कम्युनल फार्मिंग होगी ना जी, जब उस अभी एक VMC वाले का जो एक चिलर है ना, उस चिलर में वो 5 गाय वाला अपना गड़वी लेके भी आ रहा है, उसमें वो बड़ा वाला भी गड़वी लेके आ रहा है, वो चिलर वाला फिर रेट तय कर रहा है कि मैं वाले को देना है या मैंने प्रोसेसर को देना है. जब आप उस विलेज में सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी चिलर लगा देंगे ना, और एक मिल्किंग का पॉइंट एक ही होगा, और उन सारे फार्मर्स को जब एक ही रेट मिलेगा और उस विलेज को एक अच्छा रेट मिलेगा कंपेयर टू व्हाट ही इज गेटिंग टुडे, तब जाकर उसको इंटरेस्ट होगा कि वो प्रोसेसर को दूध देगा. दुनिया भर में हर एक चीज का इलाज जेनेटिक्स से हो रहा है, FMD का भी हो रहा है. जी. इवन व्हाट आई हर्ड पीपल लाइक यू द एक्सपर्ट्स, मास्टाइटिस का भी. जी. How would you say it for a common man the importance of genetics and being a representative of a world-renowned company of genetics in the world? What would you suggest to especially to the mid-tier and just small farmers? उनके लिए कौन सी genetics अच्छी है और कैसे वो कर सकते हैं? देखिए जी, स्मॉल फार्म के लिए मेरी नज़र के अंदर आप कोई भी हॉल्स्टीन जर्सी का बुल उठा लें यूरोप से या अमेरिका से, दे वुड बी हायर देन आवर नेशनल एवरेज बाय फार. सो छोटे फार्मर के लिए तो मेरा फोकस कभी भी प्रोडक्शन नहीं है. व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन इज प्योर हेल्थ. जैसे जेनेटिक ट्रेट है, प्रोडक्टिव लाइफ फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है जेनेटिक्स के अंदर. मेरा कोशिश होगा मैं जो भी बुल लूँ वो हायर प्रोडक्टिव लाइफ का बुल हो, क्योंकि दैट ट्रेट हैज शोन. और क्योंकि इत्तेफाक से सारे फार्मर्स पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट फार्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका डाटा एनालिसिस मैंने किया हुआ है. सो वी हैव एक्चुअली सीन कि जी कौन से ट्रेट का क्या इम्पैक्ट आता है फार्म के अंदर, प्रोडक्टिव लाइफ का क्या इफेक्ट है डिजीज के ऊपर. सो एक फार्म है पाकिस्तान का, उनके 10 साल से मैं अटैच हूँ.
उनका तो मैं हर साल ये एनालिसिस करता हूँ कि जी हमने जो नए मच्छियाँ पैदा की हैं उनकी जेनेटिक्स कंपेयर टू लास्ट ईयर क्या थी। तो उसके अंदर हमने देखा है कि जी प्रोडक्टिव लाइफ का 30% रोल है डिजीज कम करने में फार्म के ऊपर। ओके, अब वो एक ट्रेट है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेस्टाइटिस का ट्रेट आ गया, मिल्किंग स्पीड का ट्रेट आ गया। छोटे फार्मर को तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने तो हाथ से ही चुवाई करनी है, पर जो मशीन से चुवाई कर रहे हैं या जो जिसने पार्लर्स लगाए हैं उनको बहुत फर्क पड़ेगा उससे। तो उनके लिए मैं फोकस करूंगा उस ट्रेट के ऊपर। अब हम बात करते हैं मिडिल टीयर सेगमेंट की। अगर वो दूध दे रहे हैं ABC प्रोसेसर्स को या वो चीज़ बनाना चाहते हैं, देन हम फोकस करेंगे चीज़ मेरिट के ऊपर या प्रोटीन यील्ड के ऊपर जो ट्रेट्स हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे फार्मर की जो बटर या इस चीज़ पे फोकस कर रहा है, तो हम फिर फैट के ऊपर फोकस करेंगे। अगर एक फार्मर है जो वॉल्यूम पे फोकस करना चाहता है, या टीयर है या प्रोसेसर है, इसे प्रोसेसर्स का बड़ा क्रूशियल रोल है इसके अंदर। एक्चुअली दे आल्सो हैव टू गिव डायरेक्शंस टू देयर फार्मर्स व्हाट दे वांट। इफ दे वांट मोर वॉल्यूम ऑफ मिल्क, देन वी शुड फोकस ऑन दैट कि जी हम वॉल्यूम पे फोकस करें, हम PTA पाउंड मिल्क के ऊपर फोकस करें। बट इन जनरल इन पाकिस्तान आई बिलीव 20 से 30% रोल है जी जेनेटिक्स का एक्चुअल एनिमल परफॉर्मेंस के ऊपर। सो अगर हमें इस फोकस को फोकस करना ही है ना, तो लेट्स फोकस ऑन द ट्रेड्स विच हैव द हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एट द एंड बात इसकी है कि उस छोटे फार्मर को, उस मीडियम फार्मर को, उस बड़े फार्मर को बेनिफिट किस चीज से होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जेनेटिक की इन्वेस्टमेंट नजर आती है 3 साल बाद। तब तक आप भूल चुके होते हैं कि आपने कौन सा स्ट्रॉ रखवाया था आज से साल पहले। या मिसाल के तौर पर अगर दूध एनिमल परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने ब्लेम करना है यार मेरा वेटेरियन नहीं सही, मेरा ए टेक्नीशियन नहीं सही है, VO नकम्मा है, हो गया वो हो गया। आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने जो वो टेक्नीशियन से 10,000 रुपए का या 200 रुपए का सीमन रखवाया था वो कौन सा था। सो एट द एंड जेनेटिक्स का तो रोल ही 3 साल बाद नजर आता है आपको। what would be the biggest watching all these things? जो genetic improvement हम rather downgrade गए हैं over the past years, especially in buffalo and हमारे जो non-descript animal हैं, वो सर्टनली उसके हमें भी मसले पता है कि जी जिस किस्म की क्वालिटी का सीमन गवर्नमेंट दे रही है या जो हमारे SPUs हैं वहाँ जो कुछ हो रहा है। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, what would you suggest to the government? What could be the policy? The other day we have been sitting with LBSC and what could be the best way out? Oh, now keeping in view the presence of SIFC, all these government public sector. देखिए जी, ग्रीन रेवोल्यूशन करना है तो वो साहिवाल और नीली रावी से तो नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसी जेनेटिक्स नहीं है जो इन जानवरों को एक ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट। अगेन याद रखिएगा, आज जो डिसीजन करेंगे वो 3 साल के बाद दूध में नजर आएगा। तो अल्लाह करे जी सब कुछ वैसे ही रहे, बट आपको भी पता है, हमें भी पता है, थिंग्स कैन ओवर चेंज विद इन 1 ईयर। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आई प्रिज्यूम इज, और जो हमारा डोमेस्टिक सीमन भी अवेलेबल है 50 से 100 रुपए का अवेलेबल है। देखें जी 16-17 रुपए तो सिर्फ उस खाली टिंके की कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो उस जेनेटिक्स की कॉस्ट क्या होगी। अभी जो फॉर एग्जांपल बुल्स इंपोर्ट किए हैं रिसेंटली, SIFC के अंडर बुल्स आए हैं, अब जब उन्होंने इंपोर्ट किया उनको उनका प्राइस पता है, हमें भी पता है कि एक अच्छा हाई जेनेटिक का बुल बनाने में 2 लाख से 3 लाख डॉलर का खर्चा आता है आपको। अब वो 2-3 लाख डॉलर की जेनेटिक्स का आपको पर स्ट्रॉ 1 लाख डोज के ऊपर 65 सेंट कॉस्ट है, तकरीबन 200-300 रुपया हो गया, 200 रुपया, तकरीबन 150 रुपया हो गया, सॉरी लेट्स पुट इट दिस वे, 100 रुपया और 150 रुपया हो गया। अब 150 रुपये का जेनेटिक की कॉस्ट है, आपकी 40 रुपये की बनाने की कॉस्ट है, इसमें लेबर सैलरी नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो कैसे 40 रुपये का सीमन एक हायर जेनेटिक का हो सकता है डोमेस्टिकली अवेलेबल। वेरी अनफेयर। So what I would propose is any department, whoever is looking into this, let's focus. If you want green revolution, let's indulge these new genetics, particularly Holstein, Jersey, either Sahiwal. If you can get Sahiwal, if you can get Giralandos from outside as well. इसी के अंदर एक और आप चीज़ ये ऐड कर लें, जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल दी, मिस्र इजिप्ट के अंदर है एम्पा, उनकी फार्मर बॉडी एसोसिएशन, उसमें जितने भी फार्म्स हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ एम्पा, बट एम्पा के जो बिगेस्ट पार्टनर्स हैं वो वहाँ के मिल्क प्रोसेसर। So what I would propose, or I think so what we should do is कि हम बेशक एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दें, एक एसोसिएशन कह दें, जो मर्जी आप उसको नाम दे दें, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट बॉडी हो, मिल्क प्रोसेसर्स हों, फार्मर्स हों। अब चाहे वो कमर्शियल फार्मर्स हों, कॉर्पोरेट फार्मर्स हों, कॉर्पोरेट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं ना दूध के रेट की और इन चीज़ों।
GCLI हो, SIFC in short, SIFC के SFC. SIFC, let's take it that way. SIFC हो, and the purpose of that body is that governs the way the milk is priced, for example. Not governs, that gives a direction how the milk is priced. एम्पा की मैं मिसाल देता हूँ आपको. एम्पा में एक दूध का रेट का फॉर्मूला है, जिसके अंदर फॉर श्योर दूध का वॉल्यूम है, सॉलिड्स हैं, क्वालिटी ऑफ मिल्क है, सोमैटिक, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी स्टैंडर्ड है. बट देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट जो कि फीड कॉस्ट है. उन्होंने एक सेट फार्मूला बनाया हुआ है फीड का कि जी अगर सोयाबीन का रेट फॉर एग्जांपल 100 रुपए से 150 रुपया हो गया, इसका नेट इम्पैक्ट प्राइस पे 2% आया, दूध का रेट 2% बढ़ गया. अब होता क्या है, छोटे फार्मर को, किसान को मसला ये हुआ ना, जैसे सैलाब के दिनों में साइलेज की शॉर्टेज हुई या क्वालिटी ऑफ साइलेज गिरा, प्राइस साइलेज के ऊपर चली गई. जब प्राइस ऑफ साइलेज ऊपर चली गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली गई. अब वो जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस बंदे ने अपनी जेब से खर्चा करके उसके दूध को रेट उसका बढ़ा नहीं बेचारेगा. सो इफ वी कैन डू अ सिमिलर मॉडल, और इसी तरह बीफ का प्राइसिंग का मॉडल किया जा सकता है, इसी तरह इन छोटे फार्मर्स के लिए प्रोक्योरमेंट का मॉडल किया जा सकता है, जहाँ पे उसको अगर सोयाबीन मिसाल के तौर पे 100 रुपए का मिल रहा है एक 50 गाय वाले को, वही अगर 10,000 जानवर खड़े करके कंबाइन कर लें तो उनको वो सोयाबीन 95 का मिल जाएगा. दैट विल ऑल्सो एड फीड कॉस्ट सेविंग. सो इस तरह का मॉडल अगर हम बना सकें जहाँ पे एक तो एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज हो इस लेवल के ऊपर कि जी व्हाट शुड बी द डायरेक्शन गोइंग फॉरवर्ड. वन ऑफ द ग्रेट गाइज फ्रॉम पाकिस्तान, अल्लाह ब्लेस हिम, he gave me a direction that he's provisioning or he's visioning that we should have a $2 billion export of beef. Great idea, and we can achieve that, alhamdulillah. But how we can achieve it? Unless वो किसान, middle किसान, SIFC, public and government bodies sit down together to discuss this. There is no option to do that. आपको भी पता है हमारे criterias बहुत सख्त हैं imports के, and thanks to the great government department of Pakistan and Punjab particularly, they are focusing in that way, in the right direction. But जब तक हम चीजें आसान नहीं करेंगे, क्यों एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इस चीज के अंदर? So I think so as you propose कि इस तरह की अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जो कि सिर्फ डिस्कशन के लिए ना हो, that can come up with some actionable points. Toothless body ना हो. हाँ जी, toothless body ना हो, दांत हो, नाखून ना हो. दांत हो जरूर, दांत जरूरी है. But I think so it's again जब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल सेंस नहीं आएगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे we have great minds जो कि बहुत से कागज लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी हैव वेरी लेस माइंड जो कि इन कागजों को एक्चुअल ग्राउंड पे कन्वर्ट कर सकते हैं. So unless we do that, which we see now through SIFC, that they have done a lot in agriculture, particularly in livestock sector. So I think so this is where we need to synergize these two departments or do these two sections, theory and the practical implementation of those knowledge sets. But what they do need is they do need that exposure, that what could be the way to achieve it. अदरवाइज तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता होगा एक वो जर्नल में छपा हुआ है कि जी हॉल्स्टीन एंड जर्सीज कैन नॉट लिव इन पाकिस्तान. There is it was taken as for granted. ये हो नहीं सकता. 4 लीटर से ऊपर है ये. It's published in Pakistan Dairy Journal by the way decades ago. So अगर वही चलता रहता तो आज भी हॉल्स्टीन जर्सी ना होती. बट दुनिया की नेशनल आप जितनी भी कंट्रीज, आप कोई भी मुल्क उठा लें जहाँ पे डेयरी में रेवोल्यूशन आया, actually exotic breeds has been the critical part of that success. Talking about UAE, जैसे आपने कहा कि UAE has been always integrated हमारे बिजनेस के लिए बड़ी वायबल है, खुसूसन लाइफ स्टॉक सेक्टर में. जो मीट का आपने कहा, how practical it is कि जी हम लाइव एनिमल भी भिजवाना और वहाँ पे is there any demand? डिमांड तो जी बहुत है वहाँ पे, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है. अभी अफ्रीका से जानवर जाते हैं, जॉर्डन से क्वारंटाइन होके वो रूट से जाते हैं सऊदी, जो वहाँ पे बीफ, शीप, गोट और काउस, बुल्स वगैरह हैं. हमारे पैराग्वे, उराग्वे, साउथ अमेरिका से बहुत लाइव जानवर आते हैं. हमारा एक्सपोर्ट का रौला ये है लाइव एनिमल्स का कि वी आर नॉट FMD फ्री, वी आर नॉट LSD फ्री. सो वो जो बायो सिक्योरिटी की वजह से एक्चुअली हमारा सीमन भी, बाय द वे, आई ट्राई टू एक्सपोर्ट सम सीमन आउट ऑफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश इन ओल्ड रिजीम एज वेल, जो बांग्लादेश में थी, बट इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ FMD स्टेटस. सो अनलेस वी लुक एट ईदर दोज, अगर हम, इट्स नॉट दैट इजी, मुंह से बोलना आसान है कि FMD फ्री हो जाए, इट्स नॉट दैट इजी. अभी यूरोप के अंदर FMD की आउटब्रेक आ गई इतने सालों के बाद. So I think so what we need to do is we need to create those biosecure zones
and we have to win the confidence of Middle Eastern livestock departments, and we have to convince them कि इधर जो जानवर हैं ये 50 किलोमीटर का जोन है, FMD LSD फ्री है, इधर हम जानवर रखेंगे, आप आए, आप एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट जो भी टेस्ट करते हैं आप करें, एनिमल्स आर फ्री ऑफ डिजीज, दे डोंट हैव डिजीज, एंड देन यू एक्सपोर्ट देम. दैट्स अ वैल्यू एडिशन. 5-6 हज़ार रुपये का इतना सा आपको कुर्बानी पे बच्चा मिलता है जी, वहाँ पे 5,000 दरम, नॉट स्मॉल. वैसे तो अभी रेट यहाँ पे भी 5,000 दरम जितने ही हो गए हैं, बट येस देयर इज अ मार्केट देयर फॉर लाइव एनिमल्स, बट इट्स नॉट इजी टू एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान. अभी आपने जिक्र किया आर्मी के रोल का, जी. ये जो 2-3 बने, फॉनग्रो हो गया, GCL जी, हो गया, दे हैव रियली डन ए ग्रेट. सेक्सिंग टेक्नोलॉजी भी आ गई और IVF पे भी बहुत सारा काम हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. So how do you think their role in present situation and where do you see them कि जी इनका प्राइवेट और रूट लेवल तक क्या किरदार हो सकता है, होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर. मेरा, जैसे भी मैंने कहा कि मेरा अपना नजरिया यही है कि it's like a public-private partnership, I believe. That's what this structure is. So in public-private partnership, I think so they should focus more on the smaller farming sector. They have imported bulls, they have started IVF, they have started sexing. Amazing. हम थोड़ा सा लेट है इस काम के अंदर. हमारे पड़ोसियों ने बहुत अर्सा पहले सेक्सिंग की लैब्स लगा ली थी, 2 डिफरेंट ब्रांड्स की. सो और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सारी की सारी वो इन्हीं सेक्सिंग लैब से, और इसलिए उन्होंने टेंडर वेंडर बंद कर दिए, क्योंकि अब खुद सेक्सीमन इतना बन रहा है वहाँ पे, हैवी अमाउंट्स के अंदर सेक्सीमन बन रहा है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट वही यूज कर रही है फार्मर्स को, किसानों को सब्सिडीज या जो भी. What would be the percentage of sex semen versus conventional in general? In general, देखिए जी, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है, बिकॉज ऑफ करंट इकोनॉमिक्स देयर, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ. दे आर यूजिंग सेक्स सीमन. पहले 2 या 3 शॉट सेक्स सीमन के लगाते हैं, चौथा शॉट वो बीफ सीमन का लगाते हैं. बीफ की प्राइस आप देख लें, आज से 2.5 साल पहले हॉलस्टीन हेफर की फार्म गेट प्राइस अमेरिका में थी $1,250, आज $4,000 को क्रॉस कर चुकी है. फार्म गेट प्राइस, इन्वेंट्री खत्म हो गया, -0.7% ऑन हेफर इन्वेंट्री. बीफ की प्राइसेस बहुत ऊपर है. सो उनकी जो वो इकोनॉमिक्स है ना, इट्स अ डिफरेंट साइकिल ऑफ बॉल गेम. हमारे तो यहाँ पे आज ही 5,000 का बच्चा बिक रहा होता है फार्म के ऊपर. तो हमारी एक बैड लक है इस सेक्टर के अंदर कि हमारे बीफ को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई जो एक्चुअली हमारे मिडिल ईस्ट में आप देखें. और we are lucky we are a spot where we have so many animals. The way they are going ahead is, I think, so great, but I believe is for commercial and large farms, they should stay out of that. They should focus more on the rural economy where they can add value.